नेक्स्ट देखते हैं आपका टॉपिक नंबर 8 सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो क्लास सी एम्पलीफायर की बात हो रही है। कितने क्लास के हो गए? क्लास ए बी बी और सी। ऑपरेट्स लेस देन हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। कुल मिला के क्या कह रहा है कि जितना आपका इनपुट सिग्नल है उसके हाफ मतलब 50% से कम में आपका ऑपरेट करता है। ये मतलब एक तरीके से एफिशिएंसी कह सकते हैं क्लास सी की। ओके, उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 484, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? तो लॉस, तो ऑब्वियस सी बात है एम्पलीफायर लॉस नहीं करेगा, वो तो अटेन्यूएट करके देगा आपको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है 481, अ पर्टिकुलर एम्पलीफायर सर्किट यूज फॉर फ्रिक्वेंसी डबलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रिक्वेंसी डबलिंग के लिए कौन सा एम्पलीफायर सर्किट यूज होता है। तो पुश पुल एम्पलीफायर जो है, पुश पुल, जिसके जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन से भी जुड़ा हुआ था, वही वाला आपका फ्रिक्वेंसी डबलिंग के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट आता है विच कंपोनेंट कैन एम्पलीफाई स्मॉल सिग्नल बट मस्ट यूज हाई वोल्टेजेस। तो कौन सा कंपोनेंट है जो स्मॉल सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकता है बट हाई वोल्टेजेस यूज करता है? वो वैक्यूम ट्यूब है। ओके, ये सारे एम्पलीफायर मेनली यहाँ पे यूज किए गए हैं, मेनली ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब। तो ये स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा बट हाई वोल्टेज यूज करता है। फिर एमिटर फॉलोअर हैज़, एक एमिटर फॉलोअर के पास क्या होता है? तो हाई इनपुट इम्पिडेंस और लो आउटपुट इम्पिडेंस, क्योंकि एक एमिटर फॉलोअर एक आपका कॉमन कलेक्टर होता है। कॉमन कलेक्टर की यही कैरेक्टरिस्टिक है, तो इस वजह से एमिटर फॉलोअर का यही आपको बता देना है। ओके, नेक्स्ट आता है लोएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड इन द। लोएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिलता है? ये यहीं पे मिलता है, ठीक है, कॉमन कलेक्टर में। तो ये कॉमन कलेक्टर ही हो गया लोएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है 483, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर पजेसेस। तो ये ओपैम का पूछ लिया। ओपैम का सबको पता होता है, लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल आउटपुट रेजिस्टेंस। तो बाकी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे ही हुए हैं ओपैम के। ओके, ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है, आउटपुट जीरो होता है, ऑफसेट वोल्टेज और लीकेज करंट भी जीरो होती है, ज़्यादातर चीज़ तो इन्फिनाइट होती है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इन्फिनाइट होता है, स्लू रेट इन्फिनाइट होता है, आउटपुट में नॉइज़, कोई भी नॉइज़ नहीं होता। ओके, ये आपका ओपैम का क्वेश्चन पूछ लिया। फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डार्लिंगटन पेयर, जो पहले भी पिछले लेक्चर में, मतलब इसी के पिछले एमसीक्यूज में बात हुई थी। तो कंजिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू स्टेजेस, उसमें दोनों आपकी कॉमन कलेक्टर स्टेज यूज होती हैं, ठीक है, उसका नाम ही है पेयर। तो आपका एक सीसी स्टेज और फिर इधर आके एक सीसी स्टेज, कॉमन कलेक्टर। फिर डायरेक्टन पेयर एंड एन एमिटर फॉलोअर हैव द सेम, क्या होगा? दोनों, अब दोनों ही कॉमन कलेक्टर से बन रही है तो दोनों का सेम वोल्टेज गेन जो होगा वो सेम होगा, है ना, क्योंकि दोनों कॉमन कलेक्टर से बन रही है। उसके बाद इधर आते हैं 492 पे कि इन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस। तो हाईएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा कॉमन बेस का होगा, लोएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस आपका कॉमन बेस का होगा, ठीक है, आउटपुट हाईएस्ट होगा। उसके बाद फिर इधर आते हैं, यहाँ पे वही फार्मूला बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा लगा के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज मच मोर लाइक डेट ऑफ। तो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो ज़्यादातर किसकी जगह? टेट्रोड की तरह होता है। ओके, डायोड की तरह तो नहीं होगा, डायोड का तो एडवांस वर्जन है, ट्रायोड भी नहीं, टेट्रोड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, ठीक है, टेट्रोड की तरह होता है। उसके बाद आता है कि 490, एमिटर रीजन इन अ एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर इज मोर हेवीली डोप देन द बेस, सो दैट। एमिटर को ज़्यादा क्यों डोप हेवीली किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, एमिटर को पूरा, उसका नाम ही है एमिटर, एमिट, उसको इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने हैं। द फ्लो अक्रॉस द बेस रीजन विल बी मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फ्लो होगा बेस रीजन के अक्रॉस टू द कलेक्टर विल बी मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। फिर 494 पे आते हैं कि इन बीजेटी कैस्कोड, एक तो कैस्केड होता है, कैस्केड तो वन आफ्टर अंदर एक वर्ड है आपका कैस्कोड। ओके, बीजेटी कैस्कोड में क्या होता है? आपका कॉमन एमिटर जो होता है, ये भी जैसे डार्लिंगटन पेयर है उसी तरीके का ये भी कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये आपका कॉमन एमिटर के बाद कॉमन बेस होता है, कॉमन एमिटर फॉलोज अ कॉमन बेस। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कैस्कोड में, कॉमन एमिटर फॉलोज अ कॉमन बेस। उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर कैसा है? एक करंट कंट्रोल करंट डिवाइस है, और आपका मॉसफेट आपका फेड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ये करंट कंट्रोल करंट डिवाइस है। उसके बाद आता है 495, एडिंग अ डी जनरेशन रजिस्टर्ड आर ई टू अ कॉमन एमिटर बीजेटी एम्पलीफायर विल मेनली रिड्यूस। और एक डी जनरेशन रजिस्टर आप आर ई को लगाएंगे एक कॉमन एमिटर बीजेटी में, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसका वोल्टेज गेन को घटा देगा। ओके, अलग से रजिस्टर लगाने से वोल्टेज गेन आपका कम हो जाएगा। फिर इधर आता है कि बीजेटी डार्लिंगटन पेयर हैज़, तो डार्लिंगटन पेयर हमने देखा कॉमन कलेक्टर का बना होता है, कॉमन कलेक्टर का इनपुट इम्पिडेंस काफ़ी हाई होता है, तो हाई इनपुट इम्पिडेंस और बीटा भी उसका हाई होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे डार्लिंगटन पेयर में, और या तो आपका कॉमन कलेक्टर में बीटा आपका हाई है, ये याद रखेंगे। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 497 पे। इन अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर डीसी एंड एसी लोड लाइंस क्रॉस ईच अदर एट, ठीक है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की अगर बात करें तो डीसी और एसी लाइन जो है एक दूसरे को, जैसे ये एसी लाइन जा रही है और ये डीसी है, तो ये जो क्रॉस कर रही है ये क्यू पॉइंट है आपका, ठीक है, क्यू पॉइंट क्वेश्चन पॉइंट पे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ये याद रखेंगे। उसके बाद इधर पहले इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन पॉइंट 500 ऑन द बीजेटी लोड लाइन रिप्रेजेंट, क्वेश्चन पॉइंट आपका ऑपरेटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। फिर इधर भी क्या है, वही है, करंट गेन ऑफ एन एनपीएन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज, तो करंट गेन एनपीएन कॉमन बेस का क्या होगा, तो बीटा आपका क्या होगा 99 लगभग, ये मतलब खुद से मानना है, तो अल्फा उससे सॉल्व करके बीटा पर 1 प्लस बीटा से 0.99 या फिर 1 के इक्वल आ जाएगा। तो करंट गेन की बात करेंगे कॉमन बेस का, कॉमन बेस का करंट गेन अल्फा से डिनोट करते हैं, ओके, तो ये आपका 1 आ जाएगा, अल्फा छोटा होता है। उसके बाद एक तो क्वेश्चन इधर है, फिर नीचे चलेंगे, तो पहले तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जेफेड का क्वेश्चन है, जेफेड का क्वेश्चन वैसे तो टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ बट यहाँ पे दे दिया है, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका फॉर्मूला होता है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है, ओके। तो यहाँ पे वीपी की वैल्यू दी है, IDSS की वैल्यू दी है और ID की वैल्यू दी है। फॉर्मूला क्या कहता है, इसको मैं रिक्रिएट करता हूँ, ID इजकल टू IDSS और आपका 1 माइनस VGS और VP का अपॉन VP का स्क्वायर, तो ये है ID इजकल टू IDSS। अब इन्होंने खुद से वैल्यू दे दी, जैसे VP दे दिया, IDSS दे दिया, ID दे दिया, VGS पूछा है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RS, पहले तो RS पूछा पर पहले VGS निकालना पड़ेगा, फिर VGS की मदद से और ये जो करंट है ID उसकी मदद से हम RS को निकाल सकते हैं। तो ये इन्होंने यहीं पे यही चीज़ करी है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू लिखी ID की, नीचे IDSS की, इधर 1 माइनस VGS अपन -5 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस VGS अपॉन 5, ये रूट 0.64, ये 0.8 बन गया। अब इससे ये 1 को माइनस कर दिया तो और 5 को मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया -1 आ गया, तो VGS -1 वोल्ट आ गया, सॉल्व करोगे आप -1 वोल्ट आ गया। अब RS क्या होता है, एक तरीके का वोल्टेज जो VGS ही, और ID इसको माइनस ले लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो ये 1 अपॉन और ID की जो भी वैल्यू है, ठीक है, ये -3 ऊपर जाके किलो बन जाएगा, तो ये सॉल्व हो गया कुछ ये इसको ये भी कह सकते हैं 1.5 किलो ओम या 156.25 ओम या 156 ओम, तो ये आपका सॉल्व होके आ गया। आखिरी में RS के लिए VGS अपॉन ID लगाना था, ये याद रखेंगे। उसके बाद अब ये क्वेश्चन आता है ये वाला कि फॉर लीनियर या लीस्ट डिस्टॉर्शन एम्पलीफिकेशन पर्पस कट ऑफ फॉर द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिफाइंड बाई, तो ये पूछ रहा है कुल मिला के सीधे सीधे कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का कट ऑफ कब होगा, आपको वो पॉइंट बताना है। तो कट ऑफ आपका IC इजकल टू ICEO पे होगा, ठीक है, कॉमन एमिटर है और ये इस टर्म में क्या आ जाता है, एमिटर ओपन, तो इसमें एमिटर ओपन आ जाता है ICEO, एमिटर ओपन आता है, इसमें ये कट ऑफ का कंडीशन को बोला जा सकता है कि यहाँ पे कट ऑफ होगा फॉर कट ऑफ कॉमन एमिटर IB इजकल टू 0 हो जाएगा, तो IC जो हो जाएगा वो IC, ठीक है। IC क्या है, दो चीज़ों के इक्वल है, अल्फा IE या फिर बीटा IB, दोनों सेम है, और इसके संग ICBO और इसके संग यहाँ बीटा IB कर दिया तो ICEO कर दिया, तो ये कर दिया हमने। अब इसमें ये जो IB है इसको IB को 0 कर देंगे नंबर 2 इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हम IB को 0 कर देंगे, और जब IB को 0 कर देंगे तो केवल ICEO बचेगा, IC इजकल टू ICO, वहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद 504 पे आते हैं कि इन विच एम्पलीफायर द आउटपुट करंट फ्लोज इवन देयर इज नो इनपुट सिग्नल, कोई इनपुट सिग्नल भी नहीं है तब भी आपको क्लास A में, ठीक है, आउटपुट करंट फ्लो करती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं द पर्पज ऑफ अ कैपेसिटर इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कैपेसिटर का पर्पज क्या है, इज टू कपल और बाईपास अ कंपोनेंट, ठीक है, बाईपास कैपेसिटर के नाम से हमने पहले पढ़ा भी था, तो जो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं इज टू कपल और बाईपास अ कंपोनेंट, कंपोनेंट को कपल करने के लिए बाईपास AC कंपोनेंट को करने के लिए यूज करते हैं कैपेसिटर का, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं द मेन रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन तो हमने पढ़ लिया जैसे पुश पुल एम्पलीफायर के अंदर, पर इसका मेन रीजन क्या है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का, तो बाइसिंग इन क्लास B और कंडीशन, तो क्लास B कंडीशन में बाइसिंग करना ही इसका मेन रीजन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, बाइसिंग इन क्लास B कंडीशन, ये याद रखेंगे। उसके बाद एक तो ये न्यूमेरिकल्स है, इनको देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं वहाँ 507 को कि जेफेट इज प्रॉपर्ली बाइस कंडीशन X एज आ, तो जेफेट मतलब कुल मिला के कह रहा है कि जेफेट सब कुछ ठीक है आइडियल कंडीशन में, प्रॉपर्ली बाइस कंडीशन में, बोले आइडियल कंडीशन में जेफेट कैसा बिहेव करता है, एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की तरह VCCS,
ओके, वोल्टेज कंट्रोल सोर्स तो है बट ये भी करंट सोर्स है, और बीजेटी आपका करंट कंट्रोल और करंट सोर्स है, दोनों करंट सोर्स हैं, बट ये वोल्टेज कंट्रोल है जेफेट और ये बीजेटी आपका करंट कंट्रोल्ड है। अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे। ओके, फ्रॉम द गिवन सर्किट द जेड पैरामीटर मैट्रिक्स इज, तो इसमें फ्रॉम द गिवन सर्किट जेड पैरामीटर की बात हो रही है। ओके, जेड पैरामीटर मैट्रिक्स इज, इस सर्किट पर्टिकुलर सर्किट के लिए जेड पैरामीटर की मैट्रिक्स आपको बतानी है। तो Z11 की बात करेंगे, Z11 इज V1 अपॉन I1, तो V1 अपॉन I1 कितना होगा, केवल इसको यूज़ करेंगे इस साइड, मतलब इसी में KVL लगा दो, पर V2 और सारी चीज़ें अलग से जीरो कर दो, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो क्योंकि ये V2 पे डिपेंड कर रही है, इधर से तो जीरो है सब कुछ, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये जब हम ये निकालेंगे Z11, तो ये आपका 10 ओम सीधे से आ जाएगा, तो ये तो 10 ओम आ गया। तो हमेशा Z11 और Z22 ये निकालना आसान होता है। उसके बाद Z22 की बात करेंगे, तो देखो ये ब्लू से मार्क किया है, इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे भी ये कितना आ जाएगा, 10 और 10 का ये पैरेलल। ओके, जब इधर से KVL लगाएंगे तो ये दोनों रजिस्टर का हमें पैरेलल लेना है, ये याद रखेंगे। ओके, तो पैरेलल लेंगे V2 अपॉन I2, तो ये पैरेलल कितना दे देगा, 100 अपॉन 25, तो ये तो 10 आ गया 5, तो आपका Z11 कहाँ होता है, यहाँ होता है, Z22 यहाँ होता है। अब आप मैच कर लो, वैसे ही आंसर तो निकल आया, पर फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्या है आपको पता होनी चाहिए, जैसे Z21 है तो ऊपर V2 नीचे I1 और I2 को जीरो कर देंगे, तो उसमें V2 के हिसाब से I1 देखना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए फिर वही है कि KVL लगाएंगे पूरी। अब किसी को जीरो नहीं करेंगे, अब KVL एक तो यहाँ लगाएंगे ये, तो इसमें V1 इंक्लूड हो जाएगा, V2 इंक्लूड हो जाएगा और 10 I1 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है 10 I1 V2 V1 इंक्लूड हो गया, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। ओके, नेक्स्ट इधर लगाएंगे KVL, ये इसमें KVL लगाएंगे, तो ये 20 I1 आ गया, इसमें I2 आ गया, और ये जो 10 और 10 है ये भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे पैरेलल में 5, तो ये V2 माइनस I2 माइनस 20 I1 इंटू 5। ठीक है, ये I2 और 20 I1 किस में मल्टीप्लाई हुआ, इस रेजिस्टेंस में जो इसका पैरेलल निकला 5, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें जो भी चाहिए इसी की मदद से, जैसे Z21 इज V2 अपॉन I1, तो I2 इसको जीरो कर देंगे। ठीक है, Z21 हमने निकाला ये, फिर Z12 निकालेंगे, तो उसी तरीके से निकालेंगे, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे और अलग से क्या वैल्यू आई सॉल्व होकर, -100 और 1। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं 503। तो क्वेश्चन नंबर 503 देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द सर्किट R1 दिया है आपको ये, ओके, R2 दिया ये, और उसके बाद क्या दिया है, VCC दिया है, ये VCC आपका ये 18 वोल्ट, देन द बेस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेस का वोल्टेज पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज बेस। ओके, तो VB की अगर बात करेंगे तो बेस का वोल्टेज जो होगा वो ये वोल्टेज होगा, ये सेम ही तो है, ये शॉर्ट सर्किट सेम है, तो VB जो होगा वो यहाँ होगा, मतलब हमें VB निकालना है। अब ये कैसे हो रहा है, ये वोल्टेज डिवाइडर ही तो है, R1 और R2 में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, कौन सा वोल्टेज, VC, तो ये वही कर देंगे, VB इक्वल टू VCC इंटू R2। ठीक है, VB क्या वोल्टेज होगा, जो इसके और ग्राउंड के बीच में क्या वोल्टेज है, ये पूरा वोल्टेज VB है, ये पूरा वोल्टेज, तो जो वोल्टेज R2 का है वही वोल्टेज VB है, तो VCC इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, तो सॉल्व होकर डायरेक्ट आ गया। तो ये इजी क्वेश्चन था, काफ़ी देखने में लग रहा है कि क्या है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। अच्छा, इधर के सारे क्वेश्चन हो गए, नीचे आते हैं, ये वोल्टेज का करंट सोर्स हो ही गया आपका। उसके बाद आता है विच एम्पलीफायर विल बी प्रेफर्ड फॉर हाईएस्ट गेन। हाईएस्ट गेन के लिए आप कैस्कोड एम्पलीफायर को इस्तेमाल करें, जिसमें एक कॉमन बेस, पहले एक कॉमन एमिटर है, फिर कॉमन बेस उसमें होता है, कैस्कोड वाला। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 509 पे कि इफ ईच स्टेज हैड गेन ऑफ 10 dB, हर स्टेज के पास 10 dB गेन है, नॉइज फिगर है 10 dB का, देन द ओवरऑल नॉइज फिगर ऑफ द टू स्टेज कैस्केड एम्पलीफायर विल बी, ओवरऑल नॉइज फिगर दोनों स्टेज का कितना होगा, 10.9। कैसे, F1 इक्वल टू F2 इक्वल है, गेन 10 dB और ये भी 10 dB है। फॉर्मूला आपका होता है, मैं बड़े से लिखता हूँ, F इक्वल टू F1 प्लस इसमें F2 -1 कर देना, और गेन को बाद वाले से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो गया, यही हो गया 10 + 10 - 1/10, 10 + 9/10, 10 + 0.9, 10.9 आ गया। तो इसमें 10.9 को आप फिर से ब्रेक करो, कैसे, 10 + 9/10 में ब्रेक कर सकते हो 10, तो यहीं से फॉर्मूला है F1 + F2 - 1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया। उसके बाद इधर आता है कि ईच ट्रांजिस्टर इन द डार्लिंगटन पेयर एच सोन हैज़ HFE, तो करंट गेन है 100, ओवरऑल HFE ऑफ कंपोजिट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ओवरऑल HFE पूछ रहा है और इंडिविजुअल उसने दिया है 100, नेग्लेक्टिंग द लीकेज करंट। तो ओवरऑल HFE के लिए
इन्होंने जैसे अलग अलग पूरा इसको ब्रेकअप किया है कि IB1 है ये, अब ये β1 इसका ये है, तो इसके आगे जो जाएगा तो वो β1 + 1 इंटू IB1 आपकी यहाँ पे जाएगी करंट। इधर ये β2 इंटू β1 + 1 और IB1 और इन इस IC2, इसका IC2 जो इस कलेक्टर पे है ये ऐसा है, ठीक है, ये इस पे है। तो ये तो वैसे तो बहुत मतलब बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, पर डायरेक्ट अगर देखें तो ओवरऑल बीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं कि ओवरऑल बीटा आपका β2 और β1 + 1 ये होगा। तो दोनों का बराबर दिया है तो 100 और इंटू 101, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 10,100। तो 100 इंटू 101 कर देना है, ठीक है। बस इतना याद रखना, जैसे एक का 100 है, दूसरे का जितना उसमें +1 कर दो, तो 100 + 1 और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 10,100। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिर FET शुरू करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं इसको पूरे उसको। ओके, तो यहाँ पे लीनियर एम्पलीफायर की बात कर रहा है विद अ गेन ऑफ 30 dB इस फेड 1 माइक्रोवाट पावर, गेन ऑफ 30 dB को वो 1 माइक्रोवाट पावर से फेड किया। आउटपुट पावर ऑफ द एम्पलीफायर, आउटपुट पावर एम्पलीफायर की क्या होगी, तो P पावर इन dB इज 10 log P आउटपुट अपॉन P इनपुट, ठीक है। ये आउटपुट पावर की बात कर रहा है, ये पूरी हम एक तरीके से एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, गेन की बात कर रहे हैं। ये पावर इन dB, दिस इज जस्ट बोले तो गेन है, गेन ये इधर दिया भी है, गेन आपका 30 dB है। तो इस 10 log फिर P आउटपुट अपॉन P इनपुट, ये भी dB के लिए, मतलब वैसे तो केवल गेन क्या होगा, गेन पावर गेन क्या होगा P आउटपुट अपॉन P इनपुट, पर dB निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, लॉग लगाना पड़ता है, बाहर 10 लगाना पड़ता है और फिर ये dB बन गया। तो यही किया है। तो ये आपका 30 10 log, ठीक है, 30 से क्या बन गया, ये इधर जाके ये कितना हो गया 3 हो गया। बट क्योंकि ये लॉग इस तरीके से है, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे एंटी लॉग करके तो ये 1000 आ जाएगा। ओके, ये पूरी चीज़ 1000 आ जाएगी, 10 की पावर 3, मतलब पहले तो ये 0 से 0 कट गया, पहले इधर केवल 3 बचा, जब ये लॉग इधर एंटी लॉग बनेगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। अब P0 निकालने के लिए आपको जो ये 1000 है और जो P इनपुट है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका P आउटपुट आ गया। ओके, ये P आउटपुट आ गया। बट यहाँ पे अभी क्या समझने वाली बात है कि P आउटपुट हमें किस में निकालना है, dBm में। ओके, ये यहाँ तो गिवन नहीं है, बट यहाँ dBm में गिवन है, ठीक है, सारी यूनिट आप देखोगे तो dBm में गिवन है। तो dBm में गिवन है तो क्या हो गया, 10 log P आउटपुट अपॉन dBm के लिए 10 की पावर -3 से डिवाइड कर दोगे। इसी को फिर से बनाएंगे, ये तो आपने वॉट में निकाला है, ये 1 × 10 की पावर -3 वॉट है, हमें dBm में निकालना है, ठीक है, मिली dB में। तो ये आपका 10 - 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 log ऊपर भी यही और नीचे भी यही, तो log 1 क्या आ जाएगा, log 1 तो सबको पता है कि log 1 इज 0, तो 0 dBm आ गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0 dBm हो जाएगा बी वाले का। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे BJT का पार्ट खत्म हुआ। FET देखते हैं कि एज कम्पेयर टू FET BJT हैज़ डैश इनपुट इम्पिडेंस एंड डैश आउटपुट इम्पिडेंस। तो FET को कंपेयर करते हुए BJT के पास क्या है कि लो इनपुट इम्पिडेंस है और लो ही आउटपुट इम्पिडेंस है। तो BJT के पास दोनों ही इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस लो है। ओके, और ये यहाँ पे हिंदी में टेबल भी दे दिया, अभी इसको देखेंगे। इन्हेंसमेंट मोड किसके साथ होता है, ठीक है, मॉसफेट में होता है इन्हेंसमेंट मोड, ये तो सबको पता है। फिर आता है 2 बेसिक टाइप्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आर एन चैनल एंड पी चैनल। तो ये हो गया NPN PNP नहीं बोलेंगे, एन चैनल और पी चैनल, यहाँ चैनल होता है। उसके बाद आता है कि FET इज अ डिवाइस विच हैज़, FET के पास हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है एज कम्पेयर टू FET BJT के पास लो और आउटपुट भी लो, और वोल्टेज कंट्रोल होती है FET, ठीक है, ये तो हमने देखा, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। तो FET ये हो गया। अब इसमें क्या लिखा है, आता है FET का वोल्टेज लाभ अधिक नहीं होगा, इसका वोल्टेज गेन उतना नहीं होता, बट BJT का वोल्टेज गेन ज़्यादा होता है। तो यहाँ से एक ये पॉइंट और निकल के आ रहा है। बाकी तो शोर क्या है, नॉइज़ कम होती है, इसमें नॉइज़ ज़्यादा होती है BJT में, ये थोड़े ये इसमें अंतर है। और BJT की तुलना में ये महंगे होते हैं BJT, मतलब BJT क्या है कि नॉइज़ तो उसमें थोड़ा है, गेन अच्छा दे देता है, सस्ता होता है, मतलब मोटा काम कर लेता है, बट स्पेसिफिक जाएंगे जैसे नॉइज़ कम हो और कुछ चीज़ें सही हो तो वो केवल आपको FET में मिलेगा। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 517 पे कि एज कम्पेयर टू अ BJT एम्पलीफायर एंड एम्पलीफायर मेड यूजिंग अ JFET इज लाइकली टू हैव। ओके, इधर देखते हैं कि ट्रांजिस्टर है BJT FET, और FET के अपने 2 पार्ट MOSFET और JFET। ओके, और एनहेंसमेंट टाइम MOSFET और डिप्लीशन वो सब। उसके बाद आता है 517 में एज कम्पेयर टू BJT एम्पलीफायर। ओके, एन एम्पलीफायर मेड यूजिंग अ JFET इज लाइकली टू हैव। तो एम्पलीफायर जो हम JFET की मदद से बना रहे हैं तो उसके पास हाई इनपुट इम्पिडेंस आपका होगा, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो। यही चीज़ यहाँ पे भी थी और यही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम है कि Rin या फिर Zin आपका MOSFET का या FET का आपका हाई होता है।
उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं कि मॉसफेट स्विच, ये है मॉसफेट स्विच इन इट्स ऑन स्टेट में बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू, एक मॉसफेट स्विच है अपने ऑन स्टेट में वो एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, ठीक है, मॉस कैप जो हो जाता है नाम से मॉस कैप, तो मॉसफेट आपका एज ए कैपेसिटर आपके ऑन स्टेट में काम करता है। मॉसफेट का प्रयोग VCO वोल्टेज कंट्रोल एम्पलीफायर में भी किया जाता है, ओके, वोल्टेज कंट्रोल एम्पलीफायर। उसके बाद इधर आते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, ISRO का क्वेश्चन है, द ट्रांसकंडक्टेंस GM ऑफ FET इन द सैचुरेशन रीजन इक्वल टू, तो आपका GM इक्वल टू क्या है, GM इक्वल टू सैचुरेशन रीजन में -2 IDSS अपॉन VP 1 - VGS अपॉन VP, तो इसके इक्वल है आपका, कोई भी स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है, ये 1 - VGS अपॉन VP तो इधर आ रहा है और बाहर ये आपका -2 IDSS अपॉन VP। अब ये एक्चुअल में है क्या, ये डेल ऑफ IP अपॉन डेल ऑफ VGS है, ठीक है, IP को विद रिस्पेक्ट टू VGS हमने वो किया है, ओके, तो IP बोले या ID बोले, IDS जो ये वाला ये, तो ये IDS की इक्वेशन तो पता ही है आपको, करंट इक्वेशन IDSS और 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो स्क्वायर आपका 2 बाहर आ गया, माइनस भी आ गया इसी वजह से, तो -2 IDSS अपॉन VP, ठीक है, इससे क्या निकल आया, ये VP -VP निकल आया, -1 VP निकल आया, क्यों, क्योंकि VGS के रेस्पेक्ट में तो आप कर ही रहे हो डिफरेंशिएट, ये चीज़ है, मतलब कुल मिला के बोले तो ये जो फॉर्मूला है इतना IDSS 1 - VGS अपॉन VP और इसका स्क्वायर, ये तो आपका IDS का फॉर्मूला है या ID का फॉर्मूला है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया VGS के रेस्पेक्ट में, तो आपका ये अलग से आ गया -2 और VP और इसका स्क्वायर हट गया, ये ट्रांसकंडक्टेंस है आपका, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, पहले देखते हैं 522 इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ JFET इज कट ऑफ, एक JFET जब कट ऑफ हो जाता है तो डिप्लीशन लेयर आर टचिंग, तो डिप्लीशन लेयर जो होते हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ओके, कट ऑफ रीजन में। फिर आता है नेक्स्ट 519, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग FET के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इट इज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस, ओके, इट इज़ लेस नॉइजी देन बाइपोलर, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, पहले दूसरे। तीसरा है इट इज़ लार्ज बैंडविथ, गेन इनटू बैंडविथ, गेन बैंडविथ प्रोडक्ट इसका लार्ज है तो ऐसा नहीं होता, ओके, गेन आपका जो होता है वो BJT का ही ज़्यादा होता है, तो गेन बैंडविथ प्रोडक्ट इसका ज़्यादा नहीं होगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है कनेक्टिविटी ऑफ मॉसफेट इज मोर इन लीनियर रीजन, ठीक है, लीनियर रीजन में कनेक्टिविटी ज़्यादा है देन इन सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन से लीनियर रीजन में कनेक्टिविटी ज़्यादा है मॉसफेट की, ओके, ये अच्छा पॉइंट था। उसके बाद आता है डी मॉसफेट कैन ऑपरेट इन द डिप्लीशन मॉसफेट की बात करेंगे तो डिप्लीशन मोड और इन्हेंसमेंट मोड दोनों में चल सकता है, एक डी मॉसफेट जो है मतलब मॉसफेट जो है तो वो दोनों में ही चल सकता है, आपका डिप्लीशन मोड में भी और इन्हेंसमेंट मोड में भी, ओके, बोथ। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज रिवोल्यूशनलाइज द कंप्यूटर इंडस्ट्री, तो आपका इन्हेंसमेंट मॉसफेट था ना, इसी ने कंप्यूटर इंडस्ट्री को पूरा रिवोल्यूशनलाइज कर दिया, ओके। आज जो बिल्कुल जितना चिप और सब हाई जा रहा है तो मॉस ही सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है मॉसफेट, तो ई मॉसफेट, इन्हेंसमेंट मॉसफेट। फिर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे मैचिंग करनी है, तो मैचिंग में क्या है कि BJT का हाई करंट गेन, टनल डायोड नेगेटिव वोल्टेज कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस हो गई, और मॉसफेट आपका हाई इनपुट इम्पिडेंस हो गया, और जीनो डायोड आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, ठीक है, ये तो ईजी है, मतलब इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद ये तो देख लिया हमने कि ठीक है। 525 पे आते हैं, FET कैन बी यूज एज अ वेरिएबल रजिस्टर, एक FET को हम वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, FET ये इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट टू वेरिएबल रजिस्टर, ओके। नेक्स्ट आते हैं विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ट्रिगर डिवाइस, करंट ट्रिगर डिवाइस नहीं है, तो हमने देखा है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है आपका मॉसफेट, GTO, थायरिस्टर, ट्राइग, ये सारे आपके कैसे डिवाइस है, करंट ट्रिगर डिवाइस है, आपका मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ओके। ये इधर क्वेश्चन में भी है, ये पहले यही क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पावर मॉसफेट इज आ, पावर मॉसफेट कैसा है आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसी की बात हम 526 में भी कर रहे थे, इसमें भी यही पॉइंट है, ठीक है। पावर मॉसफेट अलग से है, बाकी तो मॉसफेट है ही, तो पावर मॉसफेट आपका पावर डिवाइस हो जाएगा, जो बाकी डिवाइस है जैसे थायरिस्टर, ट्राइक और आपका GTO है। उसके बाद आता है 530 की इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड फॉर FET, तो कौन सा स्टेटमेंट हमें नीचे से बताना है कि आउट ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्रू कौन सा है, तो 1, 3 और 4 आपके ट्रू हैं, कैसे कैसे, इन एन चैनल डिप्लीशन मोड मॉस इन द एक्टिव रीजन द कंट्रोल वोल्टेज VGS इज नेगेटिव, तो एन चैनल डिप्लीशन की मोड की बात करेंगे तो एक्टिव रीजन में VGS आपका नेगेटिव होगा, ये ठीक पॉइंट है। फिर आता है एनमोस इन डिप्लीशन मोड इज कट ऑफ फॉर VGS इक्वल टू 0, तो एनमोस की बात करें डिप्लीशन, वही एनमोस एन चैनल वाला डिप्लीशन मोड में बात कर रहे हैं, इसमें कट ऑफ रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले मैं एक्टिव रीजन की बात कर रहे थे, इसमें कट ऑफ रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो VGS नेगेटिव है, यहाँ पे VGS को नेगेटिव कर दिया, VGS और नेगेटिव, यहाँ पे VGS को 0 ही कर दिया, ये 0 कर दिया,
ओके, तो ये ठीक है। फिर आता है NMOS इन इन्हेंसमेंट मोड, ये तीसरा मोड की बात हो रही है कि इन्हेंसमेंट मोड कट ऑफ फॉर VGS इज इक्वल टू 0, तो VGS 0 होगा तो वो कट ऑफ मोड हो जाएगा, ठीक है, इन्हेंसमेंट मोड नहीं होगा, तो इस वजह से ये पॉइंट गलत हो गया। ओके, फिर आता है देयर इज नो पाथ बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन इन द इन्हेंसमेंट मोड, तो इन्हेंसमेंट मोड में कोई भी पाथ नहीं होता सोर्स और ड्रेन के बीच में, तो ये पॉइंट भी ठीक है। किसके अंदर? इन्हेंसमेंट मोड में कोई पाथ नहीं होता। फिर इधर आते हैं कंपेयर टू फील्ड इफेक्ट फोटो ट्रांजिस्टर्स, बाइपोलर फोटो ट्रांजिस्टर्स आर। ओके, तो एक तो फील्ड इफेक्ट फोटो ट्रांजिस्टर है आपका, एक आपका बाइपोलर फोटो ट्रांजिस्टर है, ये ज़्यादा है, ये मोर सेंसिटिव है और फास्टर है, तो BJT वाला ज़्यादा अच्छा है आपका फोटो ट्रांजिस्टर FET वाले के कंपैरिजन में। उसके बाद इधर आते हैं द आउटपुट VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, एक एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट आउटपुट VI कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या होगा? हैज़, एंड उसके पास क्या होगा? हैज़ एन ओमिक रीजन एट लो वोल्टेज वैल्यू फॉलोड बाई ए सैचुरेशन रीजन एंड हायर वोल्टेज, तो इसके पास 2 रीजन है। ओके, तो कुल मिला के एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट का आपका VI कैरेक्टरिस्टिक ये ग्राफ के बारे में पूछ रहा है। तो लो वोल्टेज वैल्यू के लिए यहाँ पे ओमिक रीजन होगा पहले, ओमिक रीजन, और हाई वोल्टेज वैल्यू के लिए सैचुरेशन रीजन होगा। कुछ डायग्राम यहाँ पे अभी था ऊपर मेरे हिसाब से ये। ओके, तो ये वही चीज़ है, ये वोल्टेज यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये पूरा जो है लो वोल्टेज वैल्यू है। ओके, वोल्टेज अब बढ़ रहा है, वोल्टेज एक्सिस है नीचे, ये VDS बढ़ रहा है। हाई वोल्टेज के लिए फिर ये आगे पिंच ऑफ रीजन बना और सैचुरेशन रीजन बन जाएगा, तो ये है लो वोल्टेज के लिए ओमिक रीजन और हाई वोल्टेज के लिए सैचुरेशन रीजन। ओके, बाकी हो गए 530 पे आते हैं, 531 पे 531 थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं डायरेक्ट। जैसे आउटपुट पावर गिवन है, इनपुट पावर गिवन है, तो PO निकालेंगे, पावर डिसिपेटेड कितनी हो गई, मतलब कितनी आउटपुट में पहुंच पाई और कितनी डिसिपेट हो गई। तो 8 वाट पहुंच पाई तो 12 वाट डिसिपेट हो गई। ओके, तो फिर बात करेंगे कि जो ये QJC की वैल्यू दी है, ओके, ये 4.5 डिग्री सेल्सियस पर वॉट दी है, तो 12 वाट के लिए कितनी हो जाएगी? 12 × 4.5। और चैनल का आपको टेम्परेचर पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस मेंटेन एट 55 डिग्री सेल्सियस, तो 55 डिग्री सेल्सियस प्लस ये जो पावर डिसिपेट हुई है इसकी वजह से कितना हीट बन जाएगा, तो वो भी होगा, तो 12 × 4.5 + 55, तो इसकी वजह से 109 डिग्री टेम्परेचर आपका चला जाएगा। मतलब इसको देख के क्या करना है, इस क्वेश्चन को 55 डिग्री में आपको इसका पहले डिफरेंस निकाल लेना है, 12 वोट आया उसमें 4.5 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं, पहले आपका फॉर क्लास है FET पावर एम्पलीफायर 10 वोल्ट ड्रेन सप्लाई एंड 2 एम्पेयर ड्रेन करंट बाइस प्रोवाइडिंग RF लोड करंट ऑफ 1 एम्पेयर एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द DC to RF एफिशिएंसी ऑफ लोड फॉर लोड रेजिस्टेंस 5 ओम। तो एफिशिएंसी पूछिए फॉर लोड रेजिस्टेंस 5 ओम, तो एफिशिएंसी PAC हो गया, P/P DC हो गया। एफिशिएंसी हो गई कि AC कितनी मिली और DC कितनी दी थी, तो ऊपर I/RF का स्क्वायर इंटू RL, नीचे 2ID का स्क्वायर इंटू RL, तो RL से RL गया, कुल मिला के एफिशिएंसी क्या बन गई आपकी? एक तो IRF करंट जो AC वाली पार्ट में है उसका स्क्वायर, नीचे 2 और ID का स्क्वायर जो DC वाले पार्ट में है। तो यहाँ पे यही हमको दिया है कि 10 वोल्ट तो ड्रेन सप्लाई दे दी है, 2 एम्पेयर ये ड्रेन करंट दे दिए, तो ये ID दे दिए 2 एम्पेयर, और यहाँ पे लिखा है जहाँ IRF आपका 1 एम्पेयर है, तो IRF को मैं 1 एम्पेयर लेना, ये यहाँ दिया है RF लोड करंट, ये दिया है RF लोड करंट, ये RF लोड करंट दिए। ओके, तो RF लोड करंट को ले लिया, तो ये 1 का स्क्वायर इंटू 5/2, ठीक है, 5 तो 5 कट गया, RL को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 1/8 मतलब 12.5% आ गया, तो सीधे से आंसर है 1/8 और परसेंट, तो ये आपका कितना परसेंट दे देगा वो आपको देखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि एन चैनल इन्वेस्टमेंट मोड मॉसफेट विथ थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट इज बायस एट VGS = 2 वोल्ट एंड VDS = 2 वोल्ट, दोनों VDS 2 वोल्ट है। इफ द ड्रेन वोल्टेज इज डबल टू 4 वोल्ट, अगर ड्रेन वोल्टेज को 4 वोल्ट पे डबल वोल्टेज को डबल किया तो ड्रेन टू सोर्स करंट विल बी, तो ड्रेन टू सोर्स करंट IDS कितनी होगी, तो ड्रेन वोल्टेज को डबल कर दिया है, मतलब VD को डबल कर दिया है 2 टाइम्स, तो IDS आपका कितना हो जाएगा, वो मोर देन डबल हो जाएगी। इतना याद रखना है कि ये मोर देन डबल हो जाएगी, क्योंकि ये 2 टाइम्स किया तो ये दूसरे थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगी। तो उसके बाद आते हैं कि टू डबल द ड्रेन करंट ऑफ एन चैनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ड्रेन करंट को डबल करने के लिए, ठीक है, डबल करने के लिए एन चैनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड मॉसफेट बायस एंड सैचुरेशन क्या होगा, ठीक है, चैनल लेंथ शुड भी, चैनल लेंथ का पूछ रहा है, ठीक है, चारों ऑप्शन में उसने चैनल लेंथ दे दिया है, तो चैनल एक में ये दे दिया ऑक्साइड थिकनेस शुड बी डबल, तो चैनल लेंथ का रिलेशन पूछ रहा है क्या होगा, अगर ड्रेन करंट को हम बढ़ा रहे हैं 2 गुना कर दे रहे हैं 2ID कर दे रहे हैं,
ड्रेन करंट को, तो चैनल लेंथ हमारी हाफ हो जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि ID इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 चैनल लेंथ के। ओके, चैनल लेंथ को बढ़ाएंगे दुगना तो ID को दुगना बढ़ाएंगे, चैनल लेंथ आधी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें IDSS दिया है, VP दिया है, मैक्सिमम टास्क कंडक्टेंस पूछा है। ओके, तो GM मैक्स की अगर बात करें तो ID अपॉन VP, जो आपको एक करंट दी है और अपॉन वोल्टेज, तो उसके हिसाब से बनाना है। तो -2 अलग से होगा, ये याद रखेंगे, -2 IDSS अपॉन VP। तो -2 पर -5 IDSS 1 दिया है और ये माइक्रो दिया, ये फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये VP -5 वोल्ट दिया है ये, और IDSS आपको क्या दिया है 1 माइक्रो एम्पेयर। तो 1 माइक्रो एम्पेयर अपॉन -5 वोल्ट, -2 अलग से रहेगा। तो ये कितना 0.4 मिली मो या सीमेंस, तो 0.4 मिली मो आपका आ जाएगा GM मैक्स। तो एक ये फार्मूला GM टास्क कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू का, ये भी इंपॉर्टेंट है, -2 IDSS अपॉन VP। ओके, नेक्स्ट आता है IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू IGBT के लिए। ओके, तो इट कंबाइंस वोल्टेज कंट्रोल फीचर्स ऑफ मॉसफेट गेट एंड हाई पावर केबिलिटी ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो IGBT एक ऐसी डिवाइस है जो मॉसफेट के गेट या मॉसफेट और BJT की जो प्रॉपर्टीज है उनको मिला के आपको देता है, ठीक है। मॉसफेट गेट फीचर्स, कंट्रोल फीचर्स ऑफ मॉसफेट गेट देता है, जो मॉसफेट गेट की कंट्रोल फीचर्स है, और हाई पावर कैपेबिलिटी है BJT की, वो दोनों को मिक्स करके देता है। तो IGBT इज अ डिवाइस मिक्स ऑफ बोथ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इन अ मॉसफेट पिंच ऑफ वोल्टेज रिफर्स टू। पिंच ऑफ वोल्टेज आपका क्या मतलब होता है, तो VGS है, ठीक है, रिफर्स टू VGS व्हेन IDS इक्वल टू 0। जब IDS जो है वो आपका 0 होगा, ड्रेन टू सोर्स करंट 0 होगी, तो जो VGS वोल्टेज होता है, तो ये हो गया पिंच ऑफ वोल्टेज इज द गेट टू सोर्स वोल्टेज व्हेन द ड्रेन टू सोर्स करंट इज 0। तो पिंच ऑफ वोल्टेज इज VGS व्हेन IDS इज 0। नेक्स्ट आते हैं द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT इज नेगेटिव फॉर। तो VT की बात कर रहा है कि VT आपका नेगेटिव है। VT नेगेटिव है किसके लिए, एक एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट के लिए, ठीक है। NB है नेगेटिव वाला और चैनल में और डिप्लीशन टाइप का मॉसफेट है, ठीक है। दो तरीके का हो सकता है, P चैनल हो सकता है, एनहेंसमेंट हो सकता है, तो डिप्लीशन मॉसफेट, एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, तो ये बात हो गई। ओके, यहाँ पे VT नेगेटिव होगा। उसके आगे चलते हैं, P वेल फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। P वेल फैब्रिकेशन प्रोसेस, सबस्ट्रेट आपका कैसा होगा, तो P वेल की अगर बात करेंगे तो सबस्ट्रेट N टाइप सेमीकंडक्टर होगा एंड इज यूज्ड टू बिल्ड P चैनल मॉसफेट। ओके, मतलब उल्टा होता है, अगर आपको P वेल या फिर P चैनल मॉसफेट बनाना है तो सबस्ट्रेट आपका कैसा होगा, वो उल्टा होगा, वो आपका N टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ओके, तो ये याद रखेंगे यहाँ पे। बाकी ऑप्शंस में क्या है, P टाइप सेमीकंडक्टर, N यूज टू बिल्ड P चैनल, तो P टाइप सेमीकंडक्टर का सबस्ट्रेट नहीं यूज कर सकते P चैनल को बनाने के लिए। यहाँ पे क्या है, N टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, इज यूज टू बिल्ड N चैनल मॉसफेट, तो N चैनल को बनाने के लिए सबस्ट्रेट N टाइप यूज नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ देखते हुए आपका यही वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया, DRDO का क्वेश्चन है। ओके, ये इस तरीके से दिया है, ये मॉसफेट है और ये VD है और यहाँ 6 वोल्ट VCC दे दिया है, ये 3 किलो एम्पेयर, ये आपका I0। तो VT दिया है आपको 0.5, द प्रोसेस पैरामीटर KP दिया है और W/L का लेंथ का रेशियो दिया है, विद और लेंथ का। द वैल्यू ऑफ VD और ID रेस्पेक्टिवली, यार VD और ID की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो इसमें देखेंगे कि जब VGS VT से कम है, जब VGS VT से कम है तो मॉसफेट बंद होगा। अब हमें यहाँ VT तो दिया है, VGS नहीं दिया है, VT 0.5 वोल्ट दिया है और ओके, तो यहाँ पे देखें ये 6 वोल्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो VGS VT से कम है तो मॉसफेट बंद होगा, तो इसी वजह से VD तो आपका एज इट इज़ सेक आ जाएगा, तो ये VD क्या है, एज इट इज़ आ जाएगा और ये करंट 0 हो जाएगी, ये याद रखेंगे। केवल इधर वाली करंट 0 होगी, ये पूरा सेम आ जाएगा, तो 6 वोल्ट और ID 0 एम्पेयर मिली एम्पेयर। यहाँ पे क्या आता है, ये फैक्ट है एक कि ये जो T पॉइंट है ये आपका किसका ग्राफ है, ये VGS और C के बीच में है। द हाई फ्रिक्वेंसी C VGS कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉसफेट इज शोन इन द गिवन फिगर, बिलो फिगर। VDS इज इक्वल टू 0 इन द कर्व एक्युमुलेशन कंडीशन इज शोन बाय द पॉइंट। तो VDS इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक्युमुलेशन कंडीशन की जो बात कर रहे हैं, एक्युमुलेशन कंडीशन इज शोन बाय द पॉइंट। एक्युमुलेशन कंडीशन कौन शो करेगा, ये लिखा है एक्युमुलेशन कंडीशन आपका ये पॉइंट शो करेगा, बस पॉइंट पूछ रहे थे कि PQRST में से कौन सा। तो एक्युमुलेशन कंडीशन जब VDS इक्वल टू 0 है तो आपको T शो करेगा। फिर यहाँ पे स्लोप पूछ रहा है, स्लोप इन A/B द IDS लोड लाइन के लिए फॉर द सर्किट शोन, इस सर्किट के लिए स्लोप आपका ID और IDS लोड लाइन के लिए। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है पर स्लोप की बात सीधे से हो गई, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपका -1/RD + RS, तो
आर डी ये दिया है क्वेश्चन में और आर एस दिया है, तो सीधे से स्लोप क्या हो गया आपका -1 कर देंगे और आर डी प्लस आर एस इसको और इसको जोड़ देंगे तो 2000 आ जाएगा, तो -1/2000 डायरेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हुए कैसे करेंगे, ये आपका 1600 है, ये 400 है, यही आपके आर डी और आर एस हैं, तो इसी को देखते हुए माइनस ऊपर और नीचे इनका सम 2000, तो सीधे आंसर आ जाएगा यहाँ। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि इन्हेंसमेंट मोड किसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है, मॉसफेट के साथ। मॉसफेट कैन बी यूज एज वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और एक कैपेसिटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि थर्मल रनअवे इज़ नॉट पॉसिबल इन FET बिकॉज FET में थर्मल रनअवे आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज द टेम्परेचर ऑफ फैट इंक्रीजेज द मोबिलिटी डिक्रीजेज। तो फैट का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका मोबिलिटी जो है वो मोबिलिटी घट जाएगी। ओके, टेम्परेचर के संग मोबिलिटी घट जाएगी, तो जब मोबिलिटी घट जाएगी तो थर्मल रनअवे यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, थर्मल रनअवे होने के लिए मोबिलिटी चाहिए हमें, तो ये रिलेशन में दे दिया है कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन फैट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इफेक्टिव चैनल लेंथ ऑफ अ मॉसफेट। ठीक है, इन अ सैचुरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन, तो चैनल लेंथ की बात कर रहा है कि चैनल लेंथ जो है, ये जो चैनल है आपका चैनल कुल मिला के घटेगा। ठीक है, चैनल डिक्रीज होगा जब आपका ड्रेन वोल्टेज बढ़ेगा, तो ड्रेन वोल्टेज के बढ़ने से आपका चैनल लेंथ मॉसफेट के अंदर घटती है। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं कि ये टास्क कंडक्टेंस GM BJT और GM मॉसफेट पूछ रहा है, तो GM टास्क कंडक्टेंस BJT का IC/VT के इक्वल होगा, तो IC की वैल्यू दी है इन्होंने, ये IC = ID दोनों दे दी हैं और ये VGS दिया है, VBE दे दिया है। ओके, तो VBE दे दिया है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे दिया है, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे दिया है, ये सारी वैल्यूज़ हमें अलग अलग दे दी हैं। यहाँ दिया है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर मॉसफेट इज इतना और थर्मल वोल्टेज एंड देयर थर्मल वोल्टेज एट देयर एम्बिएंट टेम्परेचर इज गिवन टू बी 25 मिलीवोल्ट। देखिए 25 मिलीवोल्ट लिया है, तो IC 1 मिली और ये तो 1/25 मतलब 40 मिली एम्पेयर आ गया पर वोल्ट, तो ये आपका आ गया पहला GM BJT का। इसका करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2ID/VGS - VT, नीचे डिफरेंस लेना है VGS - VT का, तो VGS - VT का डिफरेंस लेना है, ऊपर 2 × ID। ID IC के ही इक्वल है तो ऊपर तो वही हो जाएगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मिली एम्पेयर और 2 मल्टीप्लाई नीचे डिफरेंस, तो 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, वो 40 आ गया, ये 4 आ गया। तो इन्हीं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए GM BJT और GM मॉसफेट टास्क कंडक्टेंस दोनों का अलग अलग हमसे पूछा है इस एक क्वेश्चन में। उसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ FET's इनपुट इम्पिडेंस। FET के इनपुट इम्पिडेंस की रेंज कितनी होती है, तो 1 मेगा ओम से 100 मेगा ओम, तो हाई रेंज होती है, तो 1 मेगा ओम से 100 मेगा ओम होगी। ओके, बाकी सारी वही चीज़ देती है कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यहाँ पे नॉइज़ कम होती है, साइज़ में छोटा होता है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है, और ये सारी चीज़ें दे दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, यही 551 देख लेते हैं। तो 551 में क्या कह रहा है कि एन चैनल इन्हेंसमेंट मोड मॉसफेट विद थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट इज बायस एट VGS = 2 वोल्ट एंड VDS = 2 वोल्ट, दोनों 2 वोल्ट। इफ द ड्रेन वोल्टेज डबल्ड, ड्रेन वोल्टेज को डबल कर दें अगर, तो ड्रेन टू सोर्स करंट विल बी, तो IDS क्या होगा आपको ये बताना है। IDS है, तो ID इज K × VGS - VT का स्क्वायर, ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ID = K टाइम्स और VGS - VT का स्क्वायर। ID को ही IDS में लगभग मान लिया है, ये ड्रेन करंट, तो अगर ये कर देंगे तो ये 2 वोल्ट है मान लो। ओके, VGS और VDS दोनों 2 वोल्ट है। ड्रेन वोल्टेज की बात करेंगे तो कुल मिला के VGS पे डिपेंड कर रहा है, VGS के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो वो 2 गुना होगा, तो ये आपका मोर देन डबल हो जाएगा। ओके, मोर देन डबल आपका आ जाएगा IDS। उसके बाद आता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट है कि ID जो है आपका चैनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम डबल कर रहे हैं ड्रेन करंट को तो चैनल लेंथ हमारा आधा हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आई थिंक ऊपर भी आ चुका है। ओके, ID जो है ड्रेन करंट चैनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर यहाँ पे आता है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो बच गया है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखते हैं 550 फॉर 2 आइडेंटिकल एन चैनल JFETs कनेक्टेड इन पैरेलल द पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ इक्विवेलेंट JFET, तो 2 आइडेंटिकल JFET है जिनको पैरेलल में जोड़ा है। ओके, पैरेलल में जोड़ा है, तो इक्विवेलेंट आपका पिंच ऑफ क्या होगा वो हमें बताना है। ओके, इक्विवेलेंट पिंच ऑफ की अगर बात करें तो इक्विवेलेंट पिंच ऑफ आपका सेम रहेगा, भले ही उनको पैरेलल में जोड़ दिया, तो पिंच ऑफ में आपका
अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जेफेट एक समान आता है VGS इक्वल टू VP, दोनों जेफेट पिंच ऑफ स्थिति पर पहुँचेंगे, ठीक है। सेम ही पिंच ऑफ, इस कंडीशन तो जो है वो सेम रहेगी दोनों की, भले ही पैरेलल में जोड़ दिया है, तो याद रखेंगे पिंच ऑफ नहीं बदलता है। फिर यहाँ पे आता है कि एन चैनल जेफेट की बात करें, ड्रेन करंट इज मैक्सिमम व्हेन, ड्रेन करंट कब मैक्सिमम होगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रेन करंट आपका मैक्सिमम होगी जब आपका गेट वोल्टेज जो VGS जो है वो 0 होगा, ओके। तो ड्रेन करंट मैक्सिमम होगी जब VGS 0 होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रेन करंट मैक्सिमम व्हेन VGS इक्वल टू 0। फिर 553 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज एन एक्टिव लोड मॉस डिफरेंशियल सर्किट पोजेसेस। तो एक एक्टिव लोड मॉस डिफरेंशियल सर्किट पोजेसेस, देखो जहाँ डिफरेंशियल सर्किट आएगा तो उसको आप ओपैम से जोड़ के देख लो। डिफरेंशियल सर्किट की बात आ रही है तो ओपैम से जोड़ के, ओपैम का CMRR आपका हाई होता है, तो इसकी वजह से सीधे से हाई CMRR कर दो, ओके। फिर नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, फॉर एन चैनल फील्ड इफेक्ट आंसर रनिंग अप इन एनहेंसमेंट मोड एंड अ कंडक्टिव चैनल इज फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम, एक कंडक्टिव चैनल आपका केवल कहाँ से बनेगा, पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज, एक कंडक्टिव चैनल तभी बनेगा जब आपका VGS पॉजिटिव होगा, ओके। VGS पॉजिटिव होगा तो एक कंडक्टिव चैनल आपका बन जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्ट चैनल मॉसफेट ज्योमेट्री। अगर मॉसफेट की जो ज्योमेट्री वो शॉर्ट चैनल कह रही है कि शॉर्ट है, तो क्या क्या आपका तीनों ही, मोबिलिटी, थ्रेशोल्ड और ड्रेन करंट, ठीक है। शॉर्ट लेंथ कम होगी मतलब तो मोबिलिटी ज़्यादा, मतलब जल्दी पहुँचेंगे, तो उस केस में ओवरऑल कह सकते हैं मोबिलिटी ज़्यादा है। लेंथ बढ़ा दोगे तो मोबिलिटी कम हो जाएगी ओवरऑल, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रहा है शॉर्ट चैनल आपका। फिर आता है कि विच ऑफ द फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस, ठीक है, कौन सी मॉसफेट या CMOS आपकी फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से, इन चारों में से। फिर यहाँ पे आता है कि जेफेट के अंदर VP दिया है, IDSS दिया है, ID दिया है और RS पूछा है, द वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस पूछी है ओम में, ओके। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर। तो यहाँ पे ID और IDSS को एक तरफ ले लेंगे, तो रूट ऑफ ID अपॉन IDSS इक्वल टू 1 माइनस VGS अपॉन VP, तो 1 माइनस VGS अपॉन VP के लगा दिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, पहले तो ये इसकी वैल्यू निकाली, ये कितनी आएगी, ID ये दिया है, IDSS ये 10 दिया है इसके हिसाब से, तो ये आपकी 0.8 आएगी। तो ये सॉल्व करके ये कितना 1 वोल्ट आ गया। VGS जो है कि पहले केवल VGS को सॉल्व किया वो 1 वोल्ट आ गया। इसी तरह के क्वेश्चन ऊपर भी था, वहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना था, तो रेजिस्टेंस सीधे से जो VGS यहाँ से निकाला है और माइनस ID, फिर से ID को यूज़ कर लेंगे और माइनस में, क्योंकि -1 वोल्ट है तो माइनस माइनस और फिर ये इससे डिवाइड करके 156.25, आई थिंक यही आंसर था, वहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, 156 ओम आ गया। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि एक 555 टाइमर की वर्किंग इन मोनोस्टेबल मोड, द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिगरिंग इज, तो VCC/3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 555 टाइमर को कितना मिनिमम वोल्टेज चाहिए ट्रिगरिंग के लिए, तो जैसे 555 है तो उसमें 3 जो चीज़ आ रही है वही आपके आंसर में जाएगी कि VCC/3 आएगी, तो 3 से डिवाइड कर दो। फिर बात आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कैन बी यूज इन एनहेंसमेंट मोड, तो केवल मॉसफेट को ही एनहेंसमेंट मोड में यूज़ कर सकते हैं, जेफेट को नहीं यूज़ कर सकते, जेफेट को ओनली डिप्लीशन मोड में यूज़ कर सकते हैं। मॉसफेट के बाद दोनों होते हैं, डिप्लीशन और आपका एनहेंसमेंट। उसके बाद वेरेक्टर डायोड इज यूज एज अ वेरिएबल कैपेसिटर, एक वेरेक्टर डायोड को एक वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, इसका नाम ही वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, तो वेरेक्टर डायोड को एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कि जेफेट ऑपरेट इन, ठीक है, जेफेट जैसे बताया डिप्लीशन मोड में ही काम कर सकता है, केवल जेफेट ऑपरेट इन डिप्लीशन मोड ओनली। फिर आता है FETs आर यूज इन एम्पलीफायर टू गेट, तो FET का क्या होता है, हाई इनपुट इंपेडेंस होता है एज कम्पेयर टू BJT, ये तो हमने देखा, ओके। तो FET आर यूज इन एम्पलीफायर टू गेट हाई इनपुट इंपेडेंस। उसके बाद देखते हैं व्हेन एन चैनल टाइप मॉसफेट आर यूज इन एनहेंसमेंट मोड, जब एक एन चैनल टाइप मॉसफेट को एनहेंसमेंट मोड में यूज़ करते हैं तो गेट आपका मोर पॉजिटिव हो जाता है, गेट विल बी पॉजिटिव, और फॉर डिप्लीशन मोड गेट आपका गेट आपका नेगेटिव हो जाएगा, VGS गेट टू सोर्स वैल्यू, ओके। VGS आपका पॉजिटिव है जब एनहेंसमेंट मोड में यूज़ कर रहे हैं एक एन चैनल मॉसफेट को। फिर आता है इनपुट गेट करंट ऑफ FETs क्लोजर टू, इनपुट गेट करंट की बात करेंगे तो किसके इक्वल है, वो नेग्लिजिबली स्मॉलर वैल्यू के इक्वल है, क्लोजर है, ओके। इनपुट गेट करंट ऑफ FETs क्लोजर टू नेग्लिजिबली स्मॉलर वैल्यू, मतलब वेरी स्मॉलर होती है, बस ये याद रखेंगे। इनपुट गेट करंट की बात करेंगे FET की। फिर आता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली एन चैनल मॉसफेट द वैल्यू ऑफ गेट वोल्टेज हैज़ टू बी, तो ऑपरेशन के लिए गेट की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, हाई पॉजिटिव होनी चाहिए, ओके। किसके अंदर पूछ रहा है, इन्हेंसमेंट के अंदर। ये सेम क्वेश्चन है जो ये वाला था कि VGS जो है आपका मोर पॉजिटिव होना चाहिए, तो VGS इज मतलब वही हाई वैल्यू, हायर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए इन्हेंसमेंट के लिए, और हाई नेगेटिव बोल देंगे किसके लिए, डिप्लीशन के लिए। और दोनों कौन है, एन चैनल है आपका और कैसा है, मॉसफेट टाइप है, ओके।
566 में फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वो क्या कह रहा है कि इनपुट गेट करंट की बात कर रहा है। एफ किसके इक्वल होगी, नेग्लिजिबली स्मॉलर वैल्यू के इक्वल होगी इनपुट गेट करंट। फिर आते हैं 567 पे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ जेफेट रिजेंबल दोज ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जेफेट की प्रॉपर्टी बोले तो यूजेटी के इक्विवेलेंट आपको मिलती हैं, ठीक है, जेफेट। उसके बाद फिर आता है 563, एफ फॉर इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ, एफ अपने ऑपरेशन के लिए किस पे डिपेंड करती है, वेरिएशन ऑफ डिप्लीशन लेयर विद द रिवर्स वोल्टेज। तो डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ डिप्लीशन लेयर विद द रिवर्स वोल्टेज। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, पहले तो यहाँ कुछ ये फॉर्मूला देख लेते हैं, सबको पता ही अब तो याद हो गया होगा, आई डी एस इजकल टू या आई डी इजकल टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपन वी पी का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, गलत, ये भी गलत, ये 1/√2 है इसलिए गलत, और बाकी तो चेक फिर उतना करना नहीं, यहाँ वी पी डाल दिया इसलिए गलत। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा था, आई डी एस इजकल टू आई डी एस एस इंटू 1 माइनस वी जी एस अपन वी पी का होल स्क्वायर। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ जेफेट। जेफेट का पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, उसका सोर्स ही उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जेफेट का। फिर यहाँ पे फिर आता है फास्टिंग स्विचिंग डिवाइस, इन चारों में से तो मॉसफेट, ये हम देख ही चुके हैं, मतलब जेफेट और मॉसफेट दोनों में भी मॉसफेट है, ठीक है। एफ के अंदर तो अलग अलग दो हो गई। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सीधे आंसर देखते हैं। ओके, जैसे वीडीडी दिया है, यहाँ पे ये 10 वोल्ट दे दिया है, आईडी दे दिया 0.4 मिली एम्पेयर, जीएम भी दे दिया, ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू आपको 0.1, ठीक है, प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस जीएम इज 0.1, अज्यूमिंग द फैक्ट इन ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन मोड, द फाइंड द गेट सोर्स वोल्टेज, तो वीजीएस बताना है। तो पहले तो जीएम का फॉर्मूला देखेंगे, जीएम किसके इक्वल होता है, सम करंट अपॉन वोल्टेज। अब कौन सी करंट अगर इसकी बात कर रहे हैं तो आईडी, और वोल्टेज आपका वीजीएस, और आपको वीजीएस ही बताना है, तो सीधे से 0.4 अपॉन 0.1, आईडी आपको पता है, तो सीधे से 4 वोल्ट आ गया, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। तो उसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपको पैरेलल बताना है। तब मिड फ्रिक्वेंसी इनपुट इंपेडेंस ऑफ द जेफेट एम्पलीफायर, ठीक है, मिड फ्रिक्वेंसी इनपुट इंपेडेंस आपको जो बीच वाले हैं इनका पैरेलल गिवन द फॉलोइंग फिगर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो ये 100 किलो ओम और 10 किलो ओम का पैरेलल आपको करीब करीब 9 किलो ओम के करीब दे देगा, 9.09 किलो ओम मतलब 9 किलो ओम, तो इसके इक्वल दे देगा। तो आपको इनका पैरेलल निकालना है, ये याद रहे, 100 और 10 जो बीच में है। उसके बाद ये तो हो ही गया आपका ये वाला कि इन अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर द ड्रेन करंट, ठीक है, ड्रेन करंट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज। उसके बाद आता है 573, द एडवांटेज ऑफ बीजेटी ओवर मॉस कैपेसिटर इज, बीजेटी का एडवांटेज मॉस कैपेसिटर के ऊपर क्या है, तो मच हायर ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस होता है, और सेम वैल्यू फॉर डीसी बायस करंट, सेम वैल्यू ऑफ डीसी बायस करंट के लिए इसका जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है वो, ठीक है, बीजेटी हैव मच हायर वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस, जीएम इसका हाई होता है एज कम्पेयर टू एफईटी, ये इसका फ़ायदा है एक। और एफईटी में थर्मल रनअवे नहीं होता, ये हमने पढ़ाई है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन इस तरीके का पहले भी देख चुके हैं कि वीपी इजकल टू क्यू एन डी ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये वीपी का पिंच ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला है, तो आपको क्यू पता होना चाहिए, एप्सिलॉन पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 2016 में एई में पूछा था। तो एप्सिलॉन के लिए फिर क्या करना है, एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन आर नॉट और एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर आपको दे दिया कि 11.7, ये 8.85 करके हो जाता है 10 की पावर माइनस 12। ओके, तो ये एप्सिलॉन डाल देंगे इससे एप्सिलॉन निकालेंगे, तो ये हमने एप्सिलॉन निकाला, यहाँ 2 है, क्यू हमें पता है, एन डी हमें गिवन है। ओके, एन डी यहाँ दे दिया होगा, ये डोनर डोपिंग दे दी है 5 × 10 की पावर 16, और ए स्क्वायर भी हमें दे दिया होगा। ओके, थिकनेस दे दी है 66 माइक्रोमीटर, तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ लगा देंगे। ओके, ये सारी वैल्यूज़ हैं, एन डी ये है, ये है, तो वीपी सॉल्व करने पे आपका 3.4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो इस फॉर्मूले से, पिंच ऑफ वोल्टेज के फॉर्मूले से निकलेगा, इसमें और कोई तरीका नहीं है इसको निकालने का। उसके बाद इधर आता है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल मोबिलिटी इन अ मॉसफेट डिसाइड्स द एस्पेक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ गेट, तो गेट का एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा, वो आपका म्यू एन अपॉन म्यू पी इसका रेशियो डिसाइड करता है। ओके, क्या डिसाइड करता है, एस्पेक्ट रेशियो ऑफ गेट। फिर इधर आते हैं कि द गिवन करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक करस्पॉन्ड टू विच मॉसफेट, ये करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक दी है, आईडी और वीजीएस की कैरेक्टरिस्टिक की किस मॉसफेट का है, तो ये एन चैनल और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का है। ओके, ये याद रखेंगे। फिर आते हैं कि विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर कॉन्टैक्ट्स इन आईसीज और मॉसफेट, मॉसफेट में जो आईसीज होते हैं उनके कॉन्टैक्ट के लिए पॉलीसिलिकॉन को हम यूजली यूज़ करते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है, पॉलीसिलिकॉन को यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज फॉर कॉन्टैक्ट्स इन आईसी। ऐसे इधर क्वेश्चन है, इन सर्किट्स फैब्रिकेटेड बाय एन टब प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस का नाम है एन टब प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन एन मॉसफेट
एंड पी मॉसफेट्स इन आईसी। आईसी में एन मॉसफेट और पी मॉसफेट के बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन करने के लिए सर्किट जब फैब्रिकेट करते हैं तो क्या चीज़ सही है, क्या पॉइंट सही है। तो पी टाइप सबस्ट्रेट इज ग्राउंडेड एंड एन टाइप सबस्ट्रेट इज कनेक्टेड टू द मोस्ट पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सर्किट। तो पी टाइप का तो आप ग्राउंड कर दो और एन टाइप को जो मोस्ट पॉजिटिव पार्ट है सर्किट का उससे जोड़ दो। उल्टा करते हैं, ठीक है, ये अपोजिट हो गया। पी को ग्राउंड कर दिया और एन टाइप को मोस्ट पॉजिटिव पार्ट से जोड़ दिया, जब ये एन टाइप प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ओके, फैब्रिकेशन ऑफ आईसी में ये एन को मोस्ट पॉजिटिव से जोड़ा है। अच्छा, जिसने भी सी मॉस पढ़ा है, सी मॉस इसी तरीके से बना होता है। आपका नीचे बबल वाला नीचे पी टाइप होता है जिसको हम ग्राउंड से जोड़ते हैं, और ऊपर एन टाइप होता है, ऊपर एन मॉस होता है, नीचे पी मॉस होता है। एन मॉस को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, पी मॉस को ग्राउंड से जोड़ते हैं। ओके, फिर आता है कि FET इज़ अ बेटर चॉपर देन अ BJT बिकॉज इट हैज़ लोअर एफसेट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन हो गया कि FET एक बेटर चॉपर है। चॉपर कहाँ पड़ते हैं? इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि इसके पास लोअर ऑफसेट वोल्टेज होता है एज कम्पेयर टू आपका BJT। तो ये एक बेटर चॉपर है। फिर आता है ऑपरेशन ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। द गेट वोल्टेज इज कैप्ड। गेट वोल्टेज को डिप्लीशन टाइप के लिए नेगेटिव रखते हैं, अभी तक तो ये 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, और गेट वोल्टेज अगर पॉजिटिव होगा तो वो आपका एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट बन जाएगा। फिर आता है द गेन ऑफ द FET एम्पलीफायर कैन बी चेंज। FET का गेन हम बदल सकते हैं बाई चेंजिंग GM, उसके GM को बदल के। ओके, तो ये GM इज डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS। दिस इज VGS, V है VGS। ओके, जहाँ VDS आपका कांस्टेंट रहता है, तो गेन यहाँ जो होता है इसको गेन को बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका GM, ट्रांस कंडक्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं आपका ISRO का क्वेश्चन है। ठीक है, 544 के एन चैनल मॉसफेट है और KN की वैल्यू आपको दे दी है, VGS और VTS की वैल्यू दे दी है, करंट क्या होगी। तो ID का डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे क्या यूज़ हो जाता है कि आपका K या फिर KN, स्पेसिफिकली KN हो जाएगा, और VGS माइनस VN या VT का स्क्वायर। तो हमने यही यहाँ पे किया है कि ये K और ये VGS इज 2 VTN और ये VN भी VTN, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ VTN कर लिया, फिर ये सॉल्व कर लिया, तो ये आपका VTN के इक्वल आ गया केवल, VTN का स्क्वायर। तो 0.75 का स्क्वायर और ये पहले मल्टीप्लाई सब कुछ मल्टीप्लाई करके 0.140 मिली एम्पेयर के करीब आ रहा है। ओके, तो VGS इज इक्वल टू 2 VTN, ये गिवन था क्वेश्चन में। गेट सोर्स वोल्टेज इज VGS इज 2 VTN, तो 2 VTN और ये 2 VTS माइनस कर देंगे सेम इससे, तो इससे केवल VTS ही बचेगा, मतलब VTN ही बचेगा, उसी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ID इक्वल टू IDS इज 1 माइनस VGS अपन VP का स्क्वायर, वही फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ अ JFET इज कंप्यूटेड ओके एट कांस्टेंट VDS बाई। इसको कैसे हम कंप्यूट करते हैं, पता कैसे करते हैं, कांस्टेंट VDS पे। अगर VDS को कांस्टेंट करते तो इस फॉर्मूले की मदद से रेशियो ऑफ ID टू द चेंज ऑफ VGS, तो रेशियो ऑफ ID टू द चेंज ऑफ VGS, तो VGS में कितना चेंज होगा, मतलब कुल मिला के ये तो फॉर्मूला उन्होंने अलग से दे दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो GM पूछ रहा है, GM का यही होता है कि चेंज ऑफ ID अपॉन नीचे VGS, तो यही फॉर्मूला ही होता है। तो ये जो ऊपर फॉर्मूला था इसी पे ही क्वेश्चन है ये, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर आता है मॉसफेट कैन बी यूज एज अ रजिस्टर कैपेसिटर स्विच, हर तरीके से मॉसफेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है लास्ट 2-3 क्वेश्चन है, फिर CMOS के क्वेश्चन है कुछ। ओके, तो इसको तो छोड़ देते हैं, गेट लेवल का क्वेश्चन है, ISRO में 2016 में पूछा था, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो रो है, रो क्या होता है, सिग्मा इज 1/ρ इजकल टू आपका ND और Q और म्यू N। ठीक है, ND को कैपिटल N, ये आपका सबको पता है कि सिग्मा इज कंडक्टिविटी इज Q और ND म्यू N और आपका NA और म्यू P इसके इक्वल होता है। फिर आप एक को नेगलेक्ट कर सकते हो, दूसरे को कर सकते हो, जैसी आपकी डिमांड है। तो यहाँ पे यही है कि NN जो NP से काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब कि ND भी NA से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो केवल आप ये ND वाले पार्ट को यूज़ करेंगे। बट आपको रो निकालना है तो आप सब कुछ को डिनोमिनेटर में कर लेंगे, तो ईजी है। ये ND है, ये आपका Q है और ये आपका म्यू N जो दिया है, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे सॉल्व करके। ये तो ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका बेसिक उसका क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर का, तो इतना आ जाएगा आपका ये। ठीक है, रजिस्टिविटी इन ओम मीटर आपका इतना आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो लीव करते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं, वही है जो फॉर्मूला IT का कर रहे हैं कि K इंटू VGS माइनस VT का स्क्वायर, बस दोनों अलग अलग कर लिया, IT1 को एक साथ, IT2 को एक साथ। बाकी सॉल्यूशन उन्होंने जो भी निकलवाया वो निकाल देंगे। अब इधर आते हैं कि स्पेशल हैंडलिंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हेन वर्किंग विद MOS डिवाइसेज। द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू, जो स्टेटमेंट सही नहीं है, तो MOS डिवाइसेज डू नॉट रिक्वायर ग्राइंडिंग स्टेप्स फॉर CMOS, तो ये गलत है, उसको चाहिए ग्राउंडिंग स्टेप्स, उसको चाहिए MOS डिवाइसेज को। बाकी ऑल टेस्ट इक्विपमेंट शुड बी ग्राउंडेड, सही बात है। MOS डिवाइसेज शुड हैव ऑल लीड सॉर्टेड टुगेदर ड्यूरिंग द शिपमेंट एंड स्टोरेज, तो MOS ट्रांजिस्टर की सारी लीड को शॉर्ट
करना होता है एक साथ स्टेटमेंट या स्टोरेज के लिए। नेवर रिमूव और इंजर्ट मोस्ट डिवाइसेज विद द पावर ऑन, पावर ऑन के होते हुए मतलब पावर को बंद करके उनको रिमूव करें या उनको फिर से लगाएं, पावर को बंद होने के उसके मतलब स्विच को बाद में चालू करें, कुल मिला के ये कह रहा है। तो मोस्ट डिवाइसेस को हैंडल करने के तरीके बताए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है कि पी पावर जो बात कर रहा है तो सी वी स्क्वायर इंटू एफ है फॉर्मूला यहाँ पे। सीमॉस की बात हो रही है, बाकी 5 वोल्ट सप्लाई 20 मेगाहर्ट्ज क्लॉक, ठीक है 40 मेगाहर्ट्ज क्लॉक, तो वोल्टेज इतना डिक्रीज हो गया, ये सब की बात हो रही है। तो पावर इज सी इंटू वी का स्क्वायर और इंटू फ्रिक्वेंसी भी सी में मल्टीप्लाई करती है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया। तो सी निकालेंगे तो पी अपॉन पहले वाले उससे पार्ट से निकाल लेंगे, तो ये वैल्यूज़ लगा दी, तो ये हमारा सी की वैल्यू कुछ निकल के आई। अब हम दूसरे के लिए निकालेंगे, तो दूसरे के लिए निकालेंगे तो वहाँ पे ये रख देंगे, ओके पी अपॉन यही सी। अब इन्होंने चेंज कर दिया, वोल्टेज को देखो चेंज कर दिया है, मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा सी है, ये सी है और हमें चाहिए क्या, सी इंटू वी स्क्वायर, ये वी है जिसको उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब पार्ट 1 से सी की पूरी इक्वेशन को निकाल के उसको पार्ट 2 में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है पार्ट 2 में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया इंटू 40 इंटू 10 की पावर 6। तो ये हमने फ्रिक्वेंसी यूज़ कर ली दूसरे केस में, पहले केस में कुछ और थी। तो पहले केस में ये 20 इंटू 10 की पावर 6 थी, तो इससे कट के 2 टाइम्स आ गई, फिर ये 25 से ये इसका स्क्वायर कट के और फिर ये सब सॉल्व होकर पी/2 आ गया। पी हमें नहीं पता और पी के फॉर्म में ही निकालना है, तो बस यहाँ पे फॉर्मूला आपको अलग से क्या यूज़ करना है, पी इजकल टू सी वी स्क्वायर और इंटू एफ, ये फॉर्मूला यूज़ करो जब आप सीमॉस में यूज़ करो, फ्रिक्वेंसी भी आपके साथ हो, तो डायरेक्ट आपका पी/2 आ गया, जो केस 2 की अगर बात करें तो। फिर आता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड फॉर एनमॉस एंड पीमॉस, तो क्या सही क्या गलत है। द कैरियर मोबिलिटी इन एनमॉस इज हायर, ऑब्वियसली बात है वहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। पीमॉस रिक्वायर्स लेस एरिया देन एनमॉस, ये गलत है, ओके। और पीमॉस आर फास्टर इन स्विचिंग, ये भी गलत है, भाई फास्टर तो एनमॉस होंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है। एनमॉस सर्किट्स आर स्मॉलर एंड देन पीमॉस, तो जब एनमॉस स्मॉलर है तो फिर यहाँ पे पीमॉस रिक्वायर लेस एरिया कैसे करेंगे, तो ये 2 सही है, पहला और तीसरा सही है, बाकी गलत है। उसके बाद इसको छोटे से में उसमें लास्ट में ले लेते हैं, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा।